हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी महीनों बाद एक फुल लेंथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली आज 2023 एंड हो रहा है, तो सोचा एक फुल लेंथ वीडियो तो बनता है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने वाला हूँ एंड थोड़ी सी बातें यूट्यूब के बारे में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल ये ईयर मेरे लिए फिनोमिनल रहा है। इनफैक्ट काफ़ी इंजॉय किया, चाहे वो फैमिली टाइम हो, स्टॉक मार्केट हो या मेरा काम हो। तो फर्स्ट हाफ में हम लोग थाईलैंड ट्रिप पर गए थे, फुकेट, पटाया एंड बैंकॉक कवर किया था। मैं, वाइफ, बच्चे, मेरा जो छोटा भाई है उसकी वाइफ, मेरी जो छोटी बहन है उनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, और मेरे कुछ कजन्स भी गए थे। तो बहुत एंजॉय किया हमने। एंड बट ऑब्वियसली मेरा जो किड है, जैसा आप लोग जानते हैं, वो 1.5 years का है। बट जब हम लोग गए थे तो अराउंड 9 months का ही था, तो काफ़ी हेक्टिक हो गया था। बट अदरवाइज ट्रिप बहुत ही मस्त था। ऑब्वियसली कहीं भी जाएं, बट जाएं सबके साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड क्योंकि जितना मुझे याद है, मार्च अप्रैल में कभी गए थे, तो उसके बाद ऑब्वियसली आते ही मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए, जिसके बारे में भी बात करेंगे आगे। एंड 1.5 years से कोई भी मूवी हॉल में नहीं गए हैं, क्योंकि मेरा जो बेटा है कियांश, वो 1.5 years का हो गया है एंड ऑब्वियसली इतना बदमाश है, और उसको थोड़ी सी एलर्जी है सर्दी खांसी की, जैसे मुझे एलर्जी रहती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हॉल में जा नहीं पाए। अदरवाइज उससे पहले कोई भी ऐसी मूवी नहीं होती थी जो हम लोग मिस करते होंगे। बट अभी ठीक है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब हम लोग उसको लेकर ही जाएंगे। बट अदरवाइज 2023 में फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मम्मी पापा जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये पर्क्स हैं घर में रहने का। एंड क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, फ्रीलांसर हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे घर से ही काम करना पड़ता है फ्रॉम 2009। तो कहीं ना कहीं ये बहुत फ़ायदा होता है घर से काम करने का। एंड आते आते नवंबर एंड में एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में, इनफैक्ट नवंबर एंड में मेरे मामा के लड़के की शादी थी, दीपक। एंड दिसंबर के बिगनिंग में मेरा जो कज़न है बिट्टू, रुपेश एक्चुअल नाम है, तो उसकी भी शादी थी। तो दोनों शादियों में बहुत एंजॉय किए, बट उसके लिए काफ़ी तैयारियां करनी थी, शॉपिंग करनी थी, थोड़ा बहुत डांस प्रैक्टिस वगैरह करना था, तो उसमें कहीं ना कहीं निकल गया। एंड अभी 2023 एंड होते होते, इनफैक्ट 21 दिसंबर को मैं सुबह अराउंड 7 बजे की बात है, इनफैक्ट 7 नहीं, 6:45 की बात है, मेरी वाइफ मुझे अचानक से उठाती है कि मेरी दादी की डेथ हो गई है। तो मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो मैं दादी के रूम में जाता हूँ, दादी को चेक करता हूँ। पापा भी चेक कर चुके थे, पापा को भी लगा कि नहीं, अब शायद दादी नहीं रही अभी। तो मैं भी जाके चेक किया, तो मैंने नस चेक की, सांस चेक किया, बट ऑब्वियसली डॉक्टर है नहीं, तो फिर डॉक्टर को बुलाया हमने। नियर बाय एक हॉस्पिटल है, वहाँ से डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कंफर्म किया, हाँ दादी अब नहीं रही, दादी एक्सपायर हो गई। बट ठीक है, एज हो गई थी, बट फिर भी एक, जब आपके बड़े बूढ़े कितने भी बूढ़े हो जाएं, जब जिनकी डेथ होती है तो बहुत दुख होता है, एक बार शॉक लगता है। बट कहीं ना कहीं एक एज के बाद ये भी लगने लगता है, स्पेसिफिकली जब दादी मेरी 86 के आसपास थी, बट रिसेंटली उनको थोड़ी सी तकलीफ रहने लगी थी। तो कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी कि भगवान अब उनको उठा ले, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाती है लाइफ। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी चीज़ नई है, वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है, क्यों मेरे जो दादाजी थे वो अराउंड 20 years पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे कुछ याद नहीं है, बट हाँ अभी थोड़ा सा शॉकिंग है। तो अभी वही सब चल रहा था। एंड क्योंकि मेरी जो दादी है, उनके पड़पोत्र और पड़पुत्री, मतलब जिनको बोलते हैं, मेरे जो बेटी है अराउंड 11 years या 10.5 years की है अभी, जो पड़पोती हो गई। एंड मेरा जो बेटा है कियांश, वो पड़पोत्र हो गया या पड़पोता हो गया। तो जिसकी वजह से काफ़ी रस्में होती हैं, और एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट काफ़ी एक तरह से सेलिब्रेशन टाइप होता है, जिसको बोलते हैं बैकुंठ, बैकुंठी निकालना। जब जो बेसिकली काफ़ी एज होके गुजरते हैं, जो पूरी फैमिली देख लेते हैं पड़पोता पड़पोती तक, तो उनमें ये होता है। और कल यानी 1 जनवरी को 12th डे है, जिसको 12वीं बोलते हैं। तो प्रसाद है एंड बहुत सी अलग अलग रस्में हैं। मेरी सारी बुआ लोग भी आ रही हैं हरियाणा से, तो वहाँ बिजी चलेगा। एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्री रहूँगा, तो स्टॉक मार्केट पे कंसंट्रेट कर पाऊँगा। एंड बट अभी यही चल रहा है, बाकी सब ठीक है। ऑब्वियसली दादी का डेथ हुआ है, तो घर में भी डेली पूजा होती है, तो वहीं पे कंसंट्रेशन है।
एंड बाकी अभी जैसे मैं सोचता हूँ इस चीज़ को छोड़ के, अदरवाइज 2023 काफ़ी सही रहा, इन द सेंस कि जैसे मैं याद करता हूँ 2011 जब मेरी शादी हुई थी, तो रूम में एसी भी नहीं था। एंड मेरी वाइफ को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, घुटन सी होती थी, क्योंकि रूम भी फर्स्ट फ्लोर पे था, वेंटिलेशन उतना अच्छा नहीं था। बट बैंक अकाउंट में उतने भी ज़्यादा पैसे नहीं थे कि एसी अफोर्ड कर सकें, बट टचवुड जैसे तैसे एसी अरेंज करके एसी लगवाया रूम में। बट नाउ इन 2023 में देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि एसपीएफ का अ लॉन्ग वे, काफ़ी चीज़ें सही हो गई है ना, ये सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता। बट ऑब्वियसली आगे दिल्ली बहुत दूर है, आगे भी बहुत जाना है, अभी तो शुरुआत है। एंड एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न, फिटनेस मुझे नहीं लगता कोई गोल है मेरा, कोई ऐसा गोल नहीं है कि मुझे 5 kg ही लूज करना है, 10 kg ही लूज करना है बेसिकली। मैं वेट लॉस पे तो कंसंट्रेट ही नहीं करता, क्योंकि मैं बेसिकली मसल बिल्डिंग में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। मुझे मेरा मानना है कि फिटनेस जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहना, आपके डेली जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एनर्जेटिक रहें एंड साथ में मसल्स गेन करूं, तो सेम वेट भी रहकर आप बहुत ज़्यादा फिट हो सकते हैं। तो वही मेरा एम है। 2023 ठीक ठाक रहा, बट ऑब्वियसली 2024 में ट्राई करूंगा और फोकस करने का। एंड उसके बाद इस साल जैसे थाईलैंड ट्रिप हुई, उसके बाद कोई ट्रिप नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, वो बहुत ही बदमाश है, तो उसके साथ निकलना अब थोड़ा हेक्टिक लगता है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा या, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा जाने का प्लान है खाटू श्याम, श्याम बाबा के, क्योंकि जब 2021 में हम लोग गए थे, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी, तो सितंबर एंड के आसपास गए थे। तो घर आने के बाद पता चला कि वाइफ प्रेग्नेंट है। तो फर्स्ट मंथ ही हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कहीं ना कहीं ये मानना था कि श्याम बाबा के आशीर्वाद से हमें लड़का हुआ 2022 में। तो बाकी सब सही है, भगवान करे आप लोग के साथ भी सब सब कुछ अच्छा हो, 2024 और अच्छा रहे। एंड अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। 2023 की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई ऑब्वियसली। पोर्टफोलियो अगर मैं देखूं अपना, तो काफ़ी हद तक फ्लैट था। ऑब्वियसली जो पुराने रियलाइज्ड प्रॉफिट थे, जो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए थे, वो काफ़ी अच्छे बुक किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल सही टाइम पे मैंने बोरोसिल रिन्यूएबल डबल हो गया था, आईएक्स मोर देन डबल हो गया था, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक तो 3.5 टाइम्स में मैंने बेचा था, दीपक नाइट्राइट, सीडीएसएल, ग्लोबल स्पिरिट, टाटा एलेक्साई, काफ़ी सारे स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट कमाया था। बट जो अनबुक्ड प्रॉफिट या लॉस था, वो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा था, वहां कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं देखता हूँ अपना पोर्टफोलियो, तो आराम से 1 करोड़ प्लस पे मैं बैठा हूँ अनबुक प्रॉफिट पे। जो प्रॉफिट बुक कर लिया है वो अलग है, बट अनबुक प्रॉफिट मेरा मोर देन 1 करोड़ है ओवरऑल, सारे पोर्टफोलियो मिला के इनफैक्ट समवेयर बिटवीन 1.4 करोड़ के आसपास है। एंड अगर मैं XIRR देखता हूँ, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बेसिकली CAGR, समझ लीजिए कि अभी तक मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें मेरा, मैंने कैलकुलेट किया था, इनफैक्ट एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू मैंने कैलकुलेट किया था, तो 40% आया, विच इज़ नॉट बैड। इनफैक्ट मैंने शायद स्टार्टिंग की थी कोविड के बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, 2020 के बाद, इनफैक्ट 2021 में मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना। तो 2021 के स्टार्टिंग में शायद मैंने स्टार्ट किया था, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ओवरऑल तब से 40% का XIRR मैं अर्न कर रहा हूँ, विच इज़ एक्चुअली नॉट बैड। जो आई मीन ऑब्वियसली जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी ऐसा ही अर्न कर पाऊंगा, बट अगर 25% या 30% तक भी कर पाता हूँ, तो ओवर द लॉन्गर टर्म, 5 years 10 years, वेल्थ काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। एंड अनबुक प्रॉफिट में देखें, जिसको मेरा अभी 1.4 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, उसमें बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल KPI ग्रीन है, जिसमें मैंने अराउंड अबाउट 4.7 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया था, जो अभी 25 लाख हो चुका है। अपार इंडस्ट्रीज है, 1600 के आसपास इन्वेस्ट किया था, अभी 6000 है, तो उसमें भी मोर देन 15 लाख हो चुका है वो। ग्रेविटा है, एक्शन कंस्ट्रक्शन है, पावर मेक प्रोजेक्ट्स है, HBL पावर है, जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। मेट्रोटेक डेवलपर्स है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट, स्पेशली लग्जरी रियल एस्टेट को लेकर काफी बुलिश हूँ काफी मंथ से। एवेंटेल है, जो मेरे लिए मोर देन 5 टाइम्स हो गया है। एट द सेम टाइम 2023 में मैंने काफी स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए लिए, जो बेसिकली मैंने 2023 में ही बाय किया, इन 2023 में ही सेल कर दिए, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट बहुत अच्छा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, स्पेशली जब मार्केट्स इतना बुलिश मूवमेंट दे रहा हो। फॉर एग्जांपल ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक मैंने इस साल वापस बाय किया एंड वापस डबल पे सेल कर दिया था।
थंगामाइल ज्वेलर्स मैंने शायद क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के बाद ऐड किया था, तो ये भी मेरे लिए डबल हो गया था विद इन अ मंथ और 2, ये मैंने सेल कर दिया था, या विद इन 3 मंथ्स। जुपिटर वैगन्स में अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, मैंने 128 पे लिया था एंड समवेयर अराउंड 390 सेल कर दिया था। उसके बाद डायनामिक केबल्स है, ये मेरे लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास या 1.5 मंथ्स में डबल हो गया था, तो ये मैंने सेल कर दिया था। उसके बाद आइस मेक रेफ्रिजरेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने स्विंग ट्रेड में कमाया। इनफैक्ट ये जो भी स्टॉक बता रहा हूँ मेंबर्स जानते हैं कब मैंने बाय किया, किस लेवल पे बाय किया एंड कब मैंने सेल किया, किस लेवल पे सेल किया। कुछ मिस्टेक्स भी हुई, कुछ लॉसेस भी हुए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में अराउंड 6 to 7% का लॉस बुक किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है ग्रीन पैनल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऐसे मार्केट में स्पेसिफिकली जिसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगती है उसमें मैंने लॉस बुक इसलिए कर लिया क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई है। आप इस बुल रन में अपना कैपिटल एक स्टॉक में अटका के रखो जिसका फ्यूचर में थोड़ा सा डाउट है, स्पेसिफिकली बिकॉज जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं अभी भी बहुत चीप इंपोर्ट्स आ रहे हैं फ्रॉम समवेयर लाइक चाइना, इंडोनेशिया वगैरह, जो एमडीएफ इंपोर्ट्स हैं, जिसके कारण मार्जिन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैंने ग्रीन पैनल सेल कर दिया था, लॉस बुक कर लिया, इवन दो अभी मैं होल्ड करके रखता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ जाता, बट वो जो बेच कर मैंने जो शेयर्स लिए उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई रिग्रेट्स नहीं है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में मैंने थोड़ा लॉस बुक किया, गुजरात एल्कली में थोड़ा लॉस बुक किया, बट अदरवाइज फिनोमिनल ईयर रहा है। एंड अभी भी आई ट्रूली बिलीव इन इंडिया स्टोरी, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, इंडिया स्टोरी में इन्वेस्टेड रहूंगा कोर स्टॉक्स में, until unless समथिंग कुछ फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आ जाते, वैल्यूएशन अनरीजनेबल नहीं हो जाती, मैं उनको होल्ड करने वाला हूँ आगे आगे और अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐड करने वाला हूँ पोर्टफोलियो में, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। एंड ऑब्वियसली मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, बट अराउंड 20-25% कैपिटल स्विंग ट्रेड के लिए भी रखता हूँ, स्पेसिफिकली जब मार्केट्स बुलिश हो, तो उस वक्त स्विंग ट्रेड बहुत जरूरी है अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए। बट ऑब्वियसली ये सिर्फ थोड़ा एक्सपीरियंस हो जिनको मार्केट्स का, ये वही स्विंग ट्रेड के चक्कर में पड़े, अदरवाइज नॉर्मल लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में आप फोकस करके चल सकते हैं। एंड 2024 के लिए मेरा जो प्लान है ऑब्वियसली मैं फ्लो के साथ जाना चाहता हूँ, ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा है कि मुझे 20% टारगेट, 20% रिटर्न ही चाहिए या 25, 30, 40% रिटर्न चाहिए, जैसा मार्केट रहेगा उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन बनाएंगे। एंड जैसे फॉर एग्जांपल सही स्टॉक्स सही प्राइस पे लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं ओवर वैल्यूड एंड ओवर बॉट स्टॉक्स को टोटली अवॉइड करता हूं, जिससे काफी लॉसेस मिनिमाइज करने में हेल्प मिलती है, एंड यही कंटिन्यू करना है 2024 में भी। एंड एक चीज जो मैंने सीखी है ओवर टाइम स्टॉक मार्केट में, कि इंडस्ट्री टेलविंड्स एंड इंडस्ट्री हेडविंड्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर इंडस्ट्री हेडविंड से गुजर रही है तो उस समय आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो या वो स्टॉक 10%, 20%, 30% भी डाउन हो जाए। तो ट्राई करो स्टॉक्स में आप तब इन्वेस्ट करो जब हेडविंड्स कम हो रही हो, धीरे धीरे टेलविंड्स आ रही हो, ताकि आपको होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़े एंड धीरे धीरे आप अर्न भी कर सके। एंड मेरा जो फंडा रहा है कि स्टॉक्स में एवरेज अप करने पे ज्यादा फोकस करता हूँ, जिससे मेरा विनिंग स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा कर पाता है, अदरवाइज 40% XIRR अर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता। अब यूट्यूब के बारे में बात करें तो यूट्यूब ओवरऑल ठीक रहा, मैंने भी उतना एफर्ट्स नहीं डाला, ट्राई करता था कि रील एटलीस्ट डेली डालूं, बट हाँ 2024 में मेरा प्लान है कि लॉन्ग जो फुल लेंथ वीडियोस हैं जहां मैं फ्रीली आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ओवरऑल मार्केट्स, इकोनॉमी, सब चीज पे फोकस कर सकूं, क्योंकि लर्निंग जो होती है फुल लेंथ वीडियो से ही होगी, रील्स पे उतना कोई बहुत ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है। तो ऑब्वियसली ये फोकस करना है। एंड जहाँ मैं बैठ रहा हूँ इसको थोड़ा रेनोवेशन करना है, ये मेरा दूसरा फ्लैट है, यहाँ अभी जहाँ मैं बैठ रहा हूँ अभी तक मैंने एसी भी नहीं लगवाया है, ये बेसिकली मेरा एंटरटेनमेंट फ्लैट है, यहाँ मैं जिम करता हूँ, यहाँ मैं पूल खेलता हूँ, यहाँ मैं मैच बोर्ड है मेरे पास कैरम का, वो करता हूँ। अब मैं ये यूट्यूब के लिए स्टूडियो टाइप सेटअप कर लूँगा। मेरा टारगेट है कि एक बार 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, क्योंकि अभी तक मुझे श्योरिटी नहीं थी कि यूट्यूब पे मेरा फ्यूचर है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब मेरा पैशन है, स्टॉक मार्केट मेरा पैशन है, बट अभी तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना था। मैं यूट्यूब के अर्निंग्स पे फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा जो जॉब है वहां से मेरी अच्छी इनकम हो जाती है, मेरा जो काम है फ्रीलांसिंग का
उस पे मैं फोकस करता हूँ, जिसके कारण मैंने अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो 4.5 करोड़ के आसपास का बना लिया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो अभी भी यही फोकस है। बट हाँ, यूट्यूब पे अब ज़्यादा सीरियस होऊंगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, मोर देन 200 मेंबर्स हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है यस, यूट्यूब में आप फ्यूचर में कंसंट्रेट कर सकते हो। एंड इसको अगर सब सही रहा तो ओवर द लॉन्गर टर्म इसको मैं अपना रिटायरमेंट प्लान भी समझ रहा हूँ यूट्यूब को। एंड ऑब्वियसली कोई भी धोखाधड़ी या कुछ भी ऐसा नहीं करना है। जो सच है वो बातें करनी है, डायरेक्ट दिल से बातें करनी है, एंड ट्राई करना है कभी भी आप लोगों का लॉस नहीं कराऊं। एंड बट यही बोलूंगा, अभी तो शुरुआत है, दिल्ली बहुत दूर है या बहुत दूर जाना है। चलिए इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट सबको, एंड स्पेसिफिकली मेंबर्स को जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। एंड बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं उनके मुझे व्हाट्सएप पर, क्योंकि मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि वो स्टॉक मार्केट छोड़ने वाला था मेरा चैनल देखने से पहले, एंड जब से मेरे साथ जुड़ा है टचवुड उसका उनका बहुत सारा जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। एंड बहुत सारे और अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, जैसे उन्होंने मेरे जैसा स्टॉक पिकर नहीं देखा। बट ये सब चलो बड़ी बड़ी बातें हैं, बट हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब मेंबर्स कमेंट करते हैं। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। विश यू एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे 2024 आप लोग सबके लिए बहुत प्रॉस्परस हो, बहुत हैप्पी हो। मिलते हैं 2024 में।